जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पार्लियामेंट में बिल लाया गया और ये फर्दर रेफर कर दिया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसमें 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे और वो इसको लेकर सजेशंस देंगे। इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, और काफ़ी डिटेल में उन्होंने अपनी उसमें रिकमेंडेशंस दी हैं। वो आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। ब्रीफ में भी है और डिटेल में भी उसमें मेंशन किया गया है। आज के वीडियो में हम इसको थोड़ा थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे कि इसको लेकर क्या कंसर्न्स हैं और क्या इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, जो कंसर्न्स हैं उनकी क्या एग्जांपल्स हैं जिससे कि हम इसको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से भी एक दो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा जो मेरे मन में आता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं उसके बारे में जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहला जो पोटेंशियल बेनिफिट दिमाग में आता है और जो सरकार कहती है कि सेविंग ऑफ कॉस्ट। देखिए, अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा ये कहता है कि उसको कंडक्ट करवाने में 60,000 करोड़ रुपए लगे थे। 2024 का अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं आया है। ये माना जा रहा है कि ऑब्वियसली वो उससे ज्यादा रहा है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ बूथ्स, नंबर ऑफ वोटर्स वो ज्यादा थे और वो जो है फेजेस भी ज्यादा थे, समय भी ज्यादा था, तो वो जो है खर्चा और ज्यादा बढ़ा होगा। ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में आपका विधानसभा के चुनाव हुए, हाल ही में विधानसभा के जो है चुनाव हुए। तो ये एक्सपेंडिचर जो है एक कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंडिचर है जो कि काफी हद तक सेव किया जा सकता है अगर असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शन साथ में होंगे। दूसरा जो बेनिफिट है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, जब भी या जिसको आचार संहिता भी कहा जाता है, जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है। इसका जो मोटा मोटा मतलब होता है कि कोई भी सरकार पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती है, मतलब सरकार एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकती है। एक एग्जांपल ये समझते हैं कि जब स्टेट असेंबली में इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तो केंद्र सरकार पर भी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उन राज्यों को लेकर जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार उन राज्यों को लेकर जो है कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं दे सकती। उसका एक सीधा सा मकसद ये है कि वहां के लोगों को किसी भी तरीके से जो है इन्फ्लुएंस ना किया जाए, वोटिंग, उनके वोटिंग पैटर्न को। तो यहां पर एक डाटा ये कहता है कि पिछले 5 साल में लगभग 10 महीने जो हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते जो है कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो आप ये सोच के चलिए कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या रहा होगा इकोनॉमी पे। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल रिसेंटली जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया जीडीपी का, उसमें हम देख सकते हैं कि जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट में सीधा सीधा गिरावट देखी गई। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये आया क्योंकि सरकार ने कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते थे, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे और जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो नहीं हो पाई। ठीक है, जिसकी वजह से सीधा सीधा जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई। तो आप ये सोच के चलिए कि ओवरऑल जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो 10 महीने का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहा होगा तो उसका जीडीपी पे इम्पैक्ट क्या रहा है। थर्ड जो पॉइंट इसमें आता है वो ये आता है कि कितनी सारी जो इलेक्शन मशीनरी में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, जिसमें सिविल सर्वेंट्स हैं, पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, टीचर्स हैं और बहुत सारा जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है। अब ये सब लोग जो है अपना रेगुलर काम छोड़कर वो इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब आप ये सोच के चलिए कि इसका इंपैक्ट कितना है। मान लीजिए सेंट्रल एंड पुलिस फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, उनको बॉर्डर ड्यूटी से हटाकर जो है इलेक्शन ड्यूटीज में लगाया जाता है। सिमिलरली टीचर्स हैं, टीचर्स जो है जो टीचर्स को स्कूल में पढ़ाना चाहिए वो इलेक्शन ड्यूटी में काम कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट जो कि शायद कैलकुलेट करना मुश्किल है वो भी काफी रहता है। इस तरीके से जो है वो अपना रेगुलर जो वर्क है वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो इसका पोटेंशियल बेनिफिट ये है कि जब चुनाव साथ में होंगे
तो क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन होगा टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारा समय जो कैंपेनिंग में जाता है और जो खर्चा लगातार पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करती हैं, उनको भी सेव किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा कंसर्न जो ओपोजिशन उठा रही है, या बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो नेशनल इश्यूज हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे और जो लोकल इश्यूज हैं, स्टेट इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। इसको लेकर मैं दो एग्जांपल्स आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, तो 7 की 7 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट्स हैं, तो 70 में से 67 सीट्स जो हैं आम आदमी पार्टी ने जीती। मीडिया ने कहा कि जी जो लहर थी वो खत्म हो गई है। फिर 2019 में जब चुनाव हुए, 7 की 7 सीटें दोबारा से बीजेपी ने जीती। 2020 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, फिर 70 में से 62 सीटें जीती। मतलब लोगों का मत जो है क्लियर था। पीपल हैव दिस क्लैरिटी कि किसको वोट करना है लोकसभा में और विधानसभा में। सिमिलरली 2024 में भी जब चुनाव हुए, तो 7 की 7 सीटें फिर बीजेपी ने जीती। ठीक है। अब जब मैं ये एग्जांपल देता हूं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली एक स्पेशल केस है, दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो मे बी ये जो है रीज़न हो सकता है। और चुनाव जो है 1 साल का बीच में गैप है, तो पीपल हैव दिस क्लैरिटी। ओके, इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल है उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हुए, अ, उड़ीसा में लोकसभा की हैं 21 सीटें और विधानसभा की हैं 147 सीटें। अब बीजेपी जो है वहां पर लोकसभा में 21 में से 20 सीटें जीतती है, जो कि अगर स्ट्राइक रेट परसेंटेज वाइज निकालें तो 95% बैठता है। बट विधानसभा में दे जस्ट मैनेज टू क्लियर द मेजोरिटी। 147 में से उनको मिलती हैं 78 सीटें, 78 सीट्स, जो कि बनता है 53%। तो अगेन वही सेम व्यक्ति लोकसभा में किसी और को वोट कर रहा है और विधानसभा में किसी और को वोट कर रहा है। सो अगेन लोगों को जो है इस तरीके से समझना कि उनको नहीं पता है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे नेशनल पार्टीज के, और स्टेट पार्टीज को दरकिनार कर देंगे, और वोट जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टीज के फेवर में जाएगा। ये कहना थोड़ा सा गलत है, कंसीडरिंग दीज एग्जांपल्स। और भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र में लोकसभा का जो चुनाव जब हुआ, उसमें जो इलेक्शन रिजल्ट थे और विधानसभा का जो इलेक्शन रिजल्ट थे, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट थे। तो पीपल हैव दिस क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 महीने में कोई बहुत ज्यादा चीजें बदल गई, बट लोगों को ये क्लैरिटी है। लोगों को ये समझना कि लोगों को नहीं पता है, लोगों को जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये आई थिंक गलत है। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर पॉलिटिकली वेरी मच, आई वुड से, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट पे आते हैं कि चुनाव जो है साथ में कंडक्ट कराने की कोई और एग्जांपल्स हैं दुनिया भर में। तो इसमें एक इंडोनेशिया का एग्जांपल बड़ा अच्छा आता है कि इस साल फरवरी में, 14 फरवरी को इंडोनेशिया में इलेक्शन हुए। 5 चुनाव जो है एक दिन में हुए, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, वहां की पार्लियामेंट का, वहां की प्रोविंशियल असेंबलीज या कहें तो स्टेट असेंबलीज का, और म्युनिसिपल इलेक्शंस। 5 चुनाव एक दिन में, और टोटल जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 20 करोड़ वोटर्स थे। तो अगर इंडोनेशिया कर सकता है, तो ये सेम ब्रॉडली जो है एप्लीकेबल हो सकता है भारत के लिए भी। इसके अलावा जो है बेल्जियम है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे देश भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए बीच में कोई सरकार जो है गिर जाती है, या कह लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जर्मनी का एग्जाम्पल कोट किया गया है रिपोर्ट में, कि जर्मनी में कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अब ये कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन ये है कि सरकार गिराने के लिए जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा, सरकार बनाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। मतलब अगर ओपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, तो उस केस में जो है आपको ये बताना रहे कि आप सरकार बना सकते हैं, आपके पास नंबर्स हैं। सरकार के पास वो नंबर्स नहीं है, ओपोजिशन के पास अब वो नंबर्स हैं। बट इवन इन दैट केस, अगर नंबर्स नहीं भी हैं और अगर चुनाव कराना पड़ा भी, तो जो चुनाव होगा वो रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए होगा।
क्योंकि संविधान में ये लिखा गया है कि जो टेन्योर है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 years, कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल कह लीजिए एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर रेस्ट ऑफ द टेन्योर, मान लीजिए विधानसभा जो है 2 महीने बाद भंग हो जाती है, तो जब दोबारा चुनाव होंगे तो उसका टेन्योर 3 साल के लिए ही होगा, ताकि वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। ऑलरेडी इंडिया में 1952, 57 और 62 के जो इलेक्शंस हैं वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखे गए थे, बट बीच में कुछ विधानसभा भंग हो गई। फिर 1970 में लोकसभा भी अपना टेन्योर पूरा करने से पहले भंग हो गई, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया। बट दोबारा से ये साइकिल इकट्ठा किया जा सकता है। बट एक जो बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी रखा है, वो ये है कि लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा चैलेंज है सारे राज्यों का और लोकसभा का विधानसभा का चुनाव साथ में कंडक्ट कराना। उसके लिए आपको जो ईवीएम्स चाहिए होंगी, वीवीपैट्स चाहिए होंगी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स, वो जो है वो बड़ी मात्रा में चाहिए होगा। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज हो सकता है टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आखिरी में जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो 2 पॉइंट हैं जो ओपोजिशन कह रही है कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है प्रभावित होगा। इंडिया इज लाइक, इंडिया में हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर ब्रॉडली ये कहता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये किसी भी तरीके से जो है इलेक्शंस जो हैं यहाँ पर अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं तो किसी भी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं हो रहा, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर्स इंटैक्ट रहेंगी। जो संविधान ने केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए निहित की हैं वो बिल्कुल बरकरार रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 4 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव साथ में हुए, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो क्या वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है? क्या वहां पर जो है किसी तरीके से जो संघीय ढांचा है उसको कोई चोट पहुंची है? जी नहीं। एक आखिरी में जो जाते जाते एक सजेशन मेरी तरफ से, अगर इन केस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं भी बनता है, तो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, दिसंबर 2023 में 3 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए। उसके मात्र 4 से 5 महीने के बाद आपका लोकसभा के चुनाव होते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए ही थे कि फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उनका अगर टेन्योर एक बार के लिए 4 से 5 महीने बढ़ा दिया जाए, और ये जो 4 राज्यों के चुनाव अभी हुए, इनका टेन्योर 3 से 4 महीने कम करके, तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि 4 और 3 7, और 4 राज्यों के चुनाव ऑलरेडी साथ में हो रहे हैं, तो 11 राज्यों के विधानसभा के चुनाव साथ में आराम से कराए जा सकते हैं। सिमिलरली फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसको भी अगर उसका टेन्योर 1 साल कम कर दिया जाए और उसको भी साथ में, या 6 से 7 महीने टेन्योर कम कर दिया जाए, तो उसके भी चुनाव जो है लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं। तो 11 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव जो है थोड़ा सा जो है कह लीजिए मैनेजमेंट के साथ साथ में लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं। सिमिलरली उन राज्यों के चुनाव, कुछ राज्य जिनका जो चुनाव है या तो 6 महीने कम करके या ज्यादा करके क्लब किए जा सकते हैं। जैसे 2027 में जब चुनाव होंगे या 2022 में जब चुनाव हुए थे, तो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और राज्य हैं, उनके चुनाव साथ में होते हैं। तो इस तरीके से 8 से 10 स्टेट्स के चुनाव साथ में कराए जाएं, ताकि जो एक वो जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है चुनाव का, और जो एक्सपेंडिचर है, जो हमने पोटेंशियल बेनिफिट्स देखे, वो अचीव किए जा सकते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल बेनिफिट्स आउटवे करते हैं देन द जो चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस को लेकर डिस्कशन की जा सकती है। आपका क्या इसको लेकर राय है? आपकी क्या व्यू पॉइंट है? आपके क्या सजेशंस हैं? ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो हैं ज़रूर डिस्कस करने चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।